में प्रेमचंद की कहानियों का विशेष अध्ययन। तो हमने पढ़ा, इसी बीच हम देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ चयनित कहानियां दी गई है आप लोगों के कोर्स में, उसका विश्लेषण, कहानियों से हम कहानियों की प्रवृत्तियों के बारे में आज कुछ विशेष रूप से सीखने को पाएंगे। कहानियां तो स्टोरी तो पढ़ सकते हो, पर उस स्टोरी के अंदर, उस कहानी के अंदर क्या विशेषताएं हैं, उसकी प्रवृत्तियां क्या है, इन्हें समझना हमें बहुत जरूरी। तो एमएचडी 11, एमएचडी 11 के खंड 1 की आज हम जिन कहानियों के बारे में बताया गया है एमएचडी 11 में, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम एक कहानी को ले रहे हैं, तीसरी कसम, जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई। और मूल रूप से देखा जाए तो पहले कहानी पढ़ने से पहले हमको कहानी के बारे में जानना होगा कि कहानी की जो नई कहानी विधा जैसे मानी गई, एक नई कहानी 1950 से 1965 के बीच जो कहानी रची गई, जो भी कहानी साहित्य रहा, और उस समय जो जो कथाकार हुए, उनका जो विचार था, 1950 से 1965 तक के जो कहानीकार थे, उनके विचारों को अगर देखा जाए तो एक आंदोलन की शक्ल ले लिया था उसने। और इस दशक के कथाकारों में बदलते हुए जो देश काल, मानसिकता, हमारे देश स्वाधीन होने के बाद बहुत सी चीजों में बदलाव आया। वो लोगों की मानसिकता हो या फिर देश काल, वातावरण, सभी चीजों में जो है बदलाव देखने को। तो कहानी का एक रूप विधान पुनः परिभाषित किया गया। पहले जो कहानी हम देख रहे थे, कहानी तो इससे पहले भी जो है सर्वश्रेष्ठ कहानियां लिखी गई थी। उसने कहा था कहानी को हम पहली कहानी मान लिए मौलिक कहानी के रूप में, पर उससे पहले भी जब कहानी या गल्प विधा के बारे में देखते हैं तो वो सिर्फ मनोरंजन प्रधान कहानी, कथा साहित्य था। पर जब हम देखते हैं, आज नई कहानी की बात कर रहे हैं, जब हम पढ़ने जा रहे हैं इसे, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, ये सब जो कहानीकार थे, ये प्रमुख कहानीकार नई कहानी आंदोलन के कर्णधार के रूप में आते हैं। स्वाधीनता के उपरांत वातावरण में परिवर्तन हुआ, शहरी तथा शहरी बनते हुए मध्य वर्गीय जीवन के अनेक विघटन देखने को मिलते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के बारे में, तो हम इसी प्रकार अमरकांत की एक कहानी डिप्टी कलेक्टरी पढ़ेंगे। और नई कहानी जब पढ़ने जा रहे हैं हम, नई कहानी में आज तीसरी कसम कहानी एक पढ़ेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी, जिसके माध्यम से तुम रेणु के बारे में जान सकोगे और फणीश्वर नाथ रेणु जी का कितना योगदान है
नई कहानी आंदोलन में, वह हम देख सकेंगे। और तीसरी कसम कहानी में ग्राम की संवेदना, आंचलिकता। देखो सबसे पहले विशेषता रखा जाता, रेणु किस लिए मुख्यतः जाने पहचाने जाते हैं, आंचलिकता के कारण। उनकी कहानियों में अंचल विशेष की विशेषता देखने को मिलती है, चाहे वह गांव की हो, शहर की हो, वहां की बोली भाषा, रीति रिवाज, गीत संगीत तथा प्राकृतिक नजारा, आंचलिकता की छाप रेणु की कथा साहित्य में देख सकते हैं। तो रेणु ग्राम संवेदना के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। तो नई कहानी आंदोलन में ग्राम संवेदना क्या है और आंचलिकता क्या है, इस बारे पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। नई कहानी में बहुत सारे जो है वाद विवाद हुए। संभवतः हमें यह जानना होगा कि उसमें अलग या स्पेशल विशिष्टता क्या थी, जिसके कारण पहले वाली कहानी और अब की जो नई कहानी उसे कहा गया। कुछ तो डिफरेंस होगा पुरानी कहानी और नई कहानी में, जब भी तो इसका नाम जो है नई कहानी रखा गया। कुछ तो इसमें प्रामाणिकता होगी, कुछ तो इसमें अलग होगा जो नई कहानी कहा गया। तो इसमें रेणु ने जो अनुभव की प्रामाणिकता का अर्जन किया गया है, वास्तविकता, अनुभव दिखाया गया। नई कहानी स्वाधीनता के उपरांत जब कथा साहित्य की पहली हलचल का नाम नई कहानी बताया गया। 1950 के बाद, स्वतंत्रता के बाद, हमारे देश के स्वाधीन होने के बाद जो लोगों की मानसिकता में बदलाव आया, रहन सहन में बदलाव आया, ग्रामीण परिवेश का बदलाव देखने को मिला। लगभग सभी धाराओं की सूत्र में स्वाधीनता से पहले चलते हुए कुछ बदलाव देखने को मिले थे, पर नई दिशा जो आई अब नई कहानी में, वह सामान्यतः परिवर्तन देखने को मिलता है। तो स्वाधीनता से पहले क्या था? स्वाधीनता से पहले विजय देव नारायण शाही के 1953 में 1953 में एक शीर्षक से आलेख लिखा, साहित्य के गतिरोध, साहित्य में गतिरोध। साहित्य को आगे बढ़ने किस तरह से नहीं दिया गया, जायजा लिया। उनके आर्टिकल, उनके लेख को अगर हमने पढ़ा तो वे खुद स्वयं कविता और कवि आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने जिन प्रवृत्तियों की बातें बताई उसमें, उस आलेख में, दोनों बातें, कविता और कहानी दोनों में लागू होती है और साहित्य में हम देखने को मिलते हैं। क्योंकि स्वाधीनता से पूर्व संध्या जो आलेख था उसमें साहित्यिक परिदृश्यों का अंदाजा लगाया जा सकता था। उन्होंने 3 प्रवृत्तियां बताई थी, क्योंकि 1950 या 51 में जब प्रगतिवादी धारा के लेखक आत्मलोचन और आत्म परीक्षण की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, वे महसूस कर रहे थे कि दिनों दिन एक सीमित दायरे में बेंधते हुए वे केवल एक छोटे से वर्ग के रूप में शेष रह गए थे। क्योंकि साहित्य की व्यापक जानकारी, चेतना का आधार छोड़कर वे कम्युनिस्ट पार्टी के समसामयिक नीति साहित्य सृजन का आधार मान बैठे थे। और जब तीसरी कसम, हम कहानी पढ़ेंगे तीसरी कसम के बारे में, तीसरी कसम का मूल्यांकन या तीसरी कसम जो कहानी है रेणु की, उसमें आंचलिकता हमें देखने को मिलती है। तो तीसरी कसम कहानी की ओर चलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां और नई कहानियों में अगर हम विशेषतः कुछ देखें, उपलब्धि, आंचलिकता का विशेष महत्व दिया गया है। आंचलिकता ही प्रमुख है। जैसे तीसरी कसम कहानी तुम हेडिंग से ही, शीर्षक से ही पता कर सकते हो। अगर तीसरी कसम शीर्षक कहां तक सही है, तीसरी कसम
शीर्षक देने के मन में अर्थ क्या हुआ होगा, संकेत क्या है? जैसे लोक जीवन में हमारी एक कथा है कि कसम या सौगंध का शपथ, शपथ जिसे कम कहते हैं, सौगंध कहते हैं, कसम कहते हैं। लोग खाते हैं, सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं, इसका अर्थ अपने आप में किसी दूसरे से एक वादा है, किसी दूसरे से वादा करे जिसे अपने आचरण में उतार कर प्राणपण से निभाया जाता है। हम अपने आचरण में उतार कर, जिसका जैसा आचरण रहेगा वो वैसा उतार कर अपने आचरण में वह प्राण और प्रण से निभाता है कसम। कसम खाने का अर्थ क्या है? अपने लिए आचरण की एक मर्यादा निश्चित करना। उल्लंघन नहीं करते हैं कसम खाने, जिसका उल्लंघन स्वयं के लिए निषिद्ध हो। दूसरों के लिए कसम नहीं खाई जाती है, अपने लिए जिसको तुम उलांघ न सको। कसम खाकर कुछ कहने का अर्थ है सच बोलना, सच बोलने का परिणाम है कसम। कसम तोड़ना, झूठी कसम खाना पाप के बराबर है। कसम उस संसार के आचार व्यवहार का मूल्य है जो आस्था पर विश्वास करता है। कथनी और करने में एक रूपता होनी चाहिए, जो कह रहा है वही करेगा, इसीलिए कसम खाई जाती है। और दूसरों के प्रति ईमानदारी पर टिका है। तो तीसरी कसम कहानी भी इसी तरह है। तीसरी कसम कहानी का जो नायक है, गाड़ीवान, गाड़ी चलाने वाला, बैलगाड़ी चलाने वाला एक युवक है। हीरामन ने, गाड़ीवान नायक का नाम है हीरामन, उसने पहले 2 कस्में खाई थी, लेकिन कहानी तो तीसरी कसम के बारे में है। वो तीसरी कसम कौन सी है? इसका मतलब यह नहीं कि पहले 2 कस्में जो खाई उसने महज कहानी के शीर्षक को एक नाटकीय सार्थकता देने के लिए, बल्कि कहानी के पूर्व रंग में अतीत अवलोकन द्वारा किंचित विस्तार से उन दोनों कस्मों का जिक्र भी है। उन दोनों कस्मों के बारे में भी बताएगा जो कि उसने सही कसम खाई थी समाज के लिए। कहानी में उनका जिक्र, जो पहले 2 कस्में खाई उसने, हीरामन के जीवन में विशेष क्षण के एक सूत्र में पिरोता है। वह भी जिंदगी में एक महत्व रखता है। उसके चरित्र और आचरण की कुंजी देकर उसकी जीवन पद्धति को सामान्य प्रवाह धारा में डालता है। पिछली दोनों कस्में कौन सी थी, पहले ये जान लेते हैं। पिछली दोनों कस्में उसके अपने अनुभव से आई हुई थी। और किस तरह से वो कस्में खाई थी? दोनों कस्में अपने संगीन अनुभव से गुजरकर आने वाली कस्में थी। जीवन यापन करने के लिए संकल्प की तरह उसने धारण कर लिया था उस कसम को। पहली कसम यह थी कि चोर बाजारी का माल मैं कभी नहीं ला दूंगा। दूसरी, बांस लादने के लिए हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। उसके पीछे भी प्रसंग है, अगर हम ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे कि बांस लादने के लिए उसने क्यों कसम खाई, या फिर चोरी का माल न खरीदने के लिए, न लादूंगा बोलकर उसने कसम खाई थी। चोर बाजार की लदनी पर जब पुलिस का छापा पड़ा, वो अपनी सगड़ गाड़ी, बैलगाड़ी वहीं छोड़कर जैसे तैसे दोनों बैलों के प्राण बचाकर भागा। वो गाड़ी को छोड़ दिया, बैल खोलकर चला गया। रात भर दम साध कर दौड़ते हुए घर पहुंचकर
2-3 दिन तक बेसुध पड़ा रहा। उसके बाद बरसों तक उसने आधेदारी पर बैलों को जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले का, आधा बैल वाले का, और गाड़ी चलाने वाले को कुछ नहीं, मुफ्त। और जितना मिलता था उतने में बैलों का पेट ही नहीं भरता था। तंगी और तकलीफ के बरसों बाद पिछले साल ही उसने नई गाड़ी बनवाई है। उसके सामर्थ्य जुटाने के लिए बैलों को कंपनी की बाग गाड़ी में जोतने का पराक्रम किया है। ये तो थी उसकी चोरी का माल नहीं लादूंगा बोलकर, चोरी का माल लादने पर उसे इस तरह से सहना पड़ा। और दूसरी कसम और एक खाई थी उसने बांस की लदनी के बारे में, कि बांस मैं नहीं लदूंगा। जब भी कोई गाड़ी में बांस लदा जाता है तो वो इतना लंबा बांस होता है कि गाड़ी की लंबाई से ज्यादा बांस की लंबाई रहती है, तो बांस को आगे आधा निकालना पड़ता है, पीछे आधा निकालना पड़ता है। बांस का कुछ हिस्सा आगे निकला हुआ रहेगा, बांस का कुछ हिस्सा पीछे निकला रहेगा। 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकल रहा रहता है और 4 हाथ पिछुआ। काबू से बाहर रहती है गाड़ी, हमेशा बेकाबू लदनी। इस विवरण में रेखांकित करने लायक बात बेकाबू लदनी के कारण गाड़ी का काबू से बाहर रहना है। बांस न लदने का सबक भी उसने घोड़ा गाड़ी की छतरी में बांस का अगुआ फंस जाने पर घोड़ा गाड़ी के तड़ातड़ चाबुक और गाली खाकर, यानी फिर एक संगीन अनुभव से गुजर कर सीखा। बांस किसी घोड़ा गाड़ी में लग गया, फिर उसने चाबुक खाया। जीवन की गाड़ी खींचने के लिए दोनों कस्में खाई, यानी संकल्प उसने नैतिक निर्णय का दर्जा रखा। चोरी चकारी के माल से तौबा और बेकाबू की गाड़ी में नहीं चलाऊंगा। लेखक के कौशल से रेणु जी ने हीरामन के दोनों निर्णय को, जो 2 निर्णय लिए उसने, हीरामन ने अपनी भाषा में संपन्न होते हुए भी गाड़ीवान हीरामन का जीवन उसके बैल और गाड़ी ही। हीरामन की दोनों कहानियां तो स्टोरी में, कहानी में एक कारण है, सार्थकता पूर्वक पिरोई गई है, लेकिन पृष्ठभूमि इस तरह रखी गई है तीसरी कसम के बारे में। वो थी तीसरी कसम, कंपनी और कंपनी की औरत, जिसके बीच हमारी स्टोरी चलती है। तीसरी कसम, दोनों कस्में मानो फिर संगीन किस्म के अनुभव अपना, दोनों कस्मों को छोड़कर एक नया सबक, नई कसम है। इस तरह एक बार क्या करता है हीरामन, एक अकेली जनानी सवारी, जनानी यानी औरत सवारी, हीराबाई के रूप में चोरी चकारी का माल और बांस की लदनी दोनों ढुलाई कर रहा था। गाड़ी में बिठाने से पहले काली ओढ़नी से लिपटी हुई हीराबाई को देखकर उसके मन में खटका लगा था। उसने भी पूछा था कि क्या भैया कोई चोरी चकारी का माल वाल तो नहीं है। कहानी की स्वाभाविकता की नजर से पहली कसम के चीज तो नहीं, पहली कसम खाई थी, चोरी का माल तो नहीं है। लेकिन हीराबाई प्रसंग के भाईदार कोई जवाब नहीं देता है और हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को वह रहस्यमय ढंग से अंधेरे में गायब हो जाता है। 7 साल तक गाड़ी चलाया, इतना पुराना गाड़ी वाला है हमारा हीरामन, पर उसे पता नहीं था कि हीरा भाई, जो जिसे वह गाड़ी में बिठाने जाने वाला है, हीराबाई मथुरा महल नौटंकी कंपनी में लैला की भूमिका निभाने वाली एक अभिनेत्री है, जो एक मेला उठने के ठीक 15 दिन पहले रातों रात चोरी छिपे निकलकर दूसरे मेले की रोता नौटंकी कंपनी में शामिल होने जा रही है। एक जो है नौटंकी, यानी जो जिस तरह से नाटक थिएटर होता है, एक को छोड़कर दूसरे में जा रही है हीराबाई।
एक तरह से वह एक कंपनी की से दूसरी कंपनी को ले जा रहा है, वो भी चोरी चकारी का माल है। और प्रकारांतर में बांस की लदनी जीवन गाड़ी को काबू के बाहर असंतुलित कर देने वाली भी कही जा सकती थी। बैलेंस इनबैलेंस हो जाता था, इसीलिए उसने बांस की गाड़ी नहीं लदी। यह अलग बात था कि दूसरा मेला भी उठने से पहले मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी वापस लौट जाएगी। शायद कंपनी और कंपनी की औरत के बीच मथुरा मोहन कंपनी को अपनी कीमत जताने का और मोल तोल बढ़ाने का मामला है। किस लिए छोड़कर जा रही है हीरा? शायद उसको उतनी सैलरी नहीं मिलती होगी। मशहूर एक्टर थी मथुरा मोहन कंपनी की हीरा देवी, जिस पर एक एक अदा पर हजार जान फिदा है, और वो इस बार कंपनी में आ गई है। दो प्रतियोगी कंपनियां, दो कंपटीटर है, दोनों कंपनियां, एक कलाकार और एक संभवतः एक एजेंट, जो पीर बावर्ची भिश्ती खर के अंदाज में नौकर की तरह बक्सा ढुलाई लेकर उसे रोहता कंपनी पहुंचाने और अंत में रेल तक चढ़ाते समय कोट पतलूनधारी मालिकों की तरह हुक्म देने वाले बाबू साहब तक का काम करता है। इनके बीच फैले ताने बाने में हीरामन ने कसम बिल्कुल अनजान अनायास पढ़ते हैं फंसते हैं। हीराबाई का एक मेले से दूसरे मेले तक लगभग 24 घंटों की यात्रा उसकी बैलगाड़ी तय करती है। हीरामन ने हीराबाई को अपनी बैलगाड़ी में बिठाया और सख्य मित्रता संगीत के साथ 24 घंटे बीत गए। हीरामन के साथ जो एक एक संबंध भाव का अनुभव घटित हुआ उस 24 घंटे के अंदर, वह अपने आप में एक तरह से अलग ही विस्मय कर देने वाला है। पर जब वो पहुंच जाती है हीराबाई जहां पर उसे पहुंचना था, कहानी के दो घटना स्थल हैं। एक तो गाड़ी वालों का बासा, दूसरा कपई घर जहां नौटंकी का मंच और सभागार है। गाड़ीवान वालों का स्टैंड जो था, एक तो वहां रहते थे वो लोग, और एक वो नौटंकी मंच या सभागार जहां पर हीराबाई जाना चाहती है। दोनों का एक दूसरे से अलग दो संसार है। घुन्नी राम से कहानी में कहलवाया है कि गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मिले। कोई गाड़ी वाला किस तरह से अपनी गाड़ी को छोड़कर किस तरह से देख सकता है नौटंकी? लेकिन फिर भी हीराबाई उस गाड़ी में बैठकर आई थी। हीराबाई के आकर्षण की डोर से खींचे हुए गाड़ी वालों का प्रवेश, हीराबाई के दिलवाए हुए और हीरामन के सौजन्य से मिले हुए पास की प्रतिष्ठा, हीराबाई के आकर्षण की डोर और हीरामन के सौजन्य से मिल गया पास की प्रतिष्ठा की वजह से अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन गाड़ीवान लोग बार बार तरह तरह से जता रहे हैं। उसी अनुकंपा के लिए कृतज्ञता से हीरामन की अगुवाई में हीराबाई के सम्मान की रक्षा के लिए लटपट बोल बोलने वालों के साथ मारपीट भी करते हैं। हीराबाई के सम्मान की रक्षा के लिए जो बोल रहे थे लटपट बोल, उनके साथ मारपीट की गई। और जब इस मारपीट की बात सब तरफ अफवाह की तरफ फैल गई, अफवाह लेकिन व्यवसाय जगत की आपसी प्रतियोगिता में गला काट पक्ष की ओर इशारा करती है। मामले को थामते संभालते हुए मैनेजर दरोगा से कहता है कि हीराबाई के आदमी हैं। मैनेजर दरोगा जो मारने वाला होता है पुलिस, उससे कहता है कि ये हीराबाई के आदमी हैं, बेचारी की जान खतरे में है। और दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई, सब तरफ बात फैल गई कि मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। नाम बदनाम हो गए।
अनीता रानी, कुछ बोलना चाहती हैं आप? अनीता रानी सुनो, अपना म्यूट कीजिए, नहीं तो कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछिए, बोलिए। अनीता जी, अपना माइक म्यूट कीजिए। तो जब मेले के बाद जब हम देखते हैं, अनीता जी कृपया करके अपना माइक म्यूट कर दीजिए, या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो लैपटॉप को फिर से ज्वाइन कीजिए। तो भाई भी कम नहीं है, बड़ी खिलाड़ औरत है, खिलाड़ी है। 13 लठेत पाल रही है वो, मेरी जान भी गए तो कोई मजाल है। संभावना यह है कि जब हम इस यूनिट में तीसरी कसम कहानी पढ़ते हैं, शायद उसे पढ़े बिना जब तक तुम कहानी पढ़ोगे नहीं पूरा, तब तक तुम महसूस नहीं कर सकोगे कि इस कहानी पर आधारित फिल्म भी बनी हुई है। उसके बारे में सुना भी होगा आपने, तीसरी कसम के बारे में। लेकिन तीसरी कसम कहानी पर जो फिल्म बनाते हुए माध्यम की जरूरत के हिसाब से विकसित या थोड़ा थोड़ा फिल्म बना दिया गया है, तो उसमें थोड़ा इधर उधर कर दिया गया है, संशोधित कर दिया गया है, उसे एक प्रेम कहानी बनाने के अभिप्राय से। हेलो अनीता रानी, कृपया मेरी आवाज सुन रही हैं तो आप अपना माइक म्यूट कीजिए या फिर लेफ्ट हो जाइए। ताला सर, शायद आप उन्हें निकाल सकती हैं। ये डायरेक्ट रीजनल सेंटर से क्लास चल रही है, तो वही अगर इनको लेफ्ट कर सकेंगे तो कर सकते हैं, मेरे द्वारा नहीं हो रहा है लेफ्ट ये। क्लासरूम 9 भुवनेश्वर अगर सुन रहे हैं तो अनीता रानी सुना को लेफ्ट कीजिए। तो तीसरी कसम कहानी शीर्षक अगर हम पढ़ेंगे तो शायद फिल्म के प्रभाव से, जब तीसरी कसम फिल्म जब हम देखते हैं तो स्त्री पुरुष के संबंध, कथा योग्य विषय वस्तु में प्रेम को अनिवार्य, स्त्री पुरुष जब संबंध होता है तो प्रेम जरूर होना चाहिए, तो मौजूद देखने के कारण तीसरी कसम का जो पाठ का प्रेम कहानी के तौर पर आता है। जिस तरह से प्रेम यहाँ पर कहाँ पर आता है, जब वो गाड़ीवान जब हीरामन हीराबाई को जब बैठाकर लेकर जाता है तो वो क्या करता है, किसी किसी को भी, किसी की भी नजर उसके ऊपर पड़ने नहीं देता है। वो अपने गाड़ी में पर्दा लगाता है, सिर्फ उससे बात करना चाहता है, गाने गाता है। तो रेणु की जो आर्थिक विषमता की पीड़ा से इसमें दिखाया गया है, रेणु ने कि किस तरह से गाड़ीवान ने एक गाड़ी खरीदी और उसके लिए पहली कसम खाई, लोक जीवन की सांस्कृतिक समृद्धि से उसको जोड़ा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तीसरी कसम कहानी में अलग अलग संसारों की सीमाओं का परस्पर उल्लंघन है। हेलो, शायद ये क्लास में भी नहीं है अनीता रानी, नहीं तो सुनती तो ये जरूर ही माइक ऑफ करती या लेफ्ट करती। सर, इसकी वजह से आपकी आवाज भी क्लियर नहीं हो पा रही है। हाँ, वही क्या किया जाए अब इसका। अच्छे से सुनाई भी नहीं आ रही है। हेलो अनीता रानी, सुना? हेलो हेलो अनीता, रीजनल सेंटर क्लासरूम 9, अगर मेरी आवाज आ रही है आपको तो अनीता रानी सुना को
लेफ्ट कीजिए। नहीं हो सक रहा है स्टूडेंट, क्या करें बोलिए। शायद वो अभी नहीं सुन रहे हैं मेरी आवाज, और ये भी, मेरी आवाज आप लोगों तक थोड़ी भी नहीं पहुंच रही है। आ रही है सर सर। आ रही है तो हम हमारा क्या करें और बोलिए, नहीं तो हमारा टाइम वेरे ही वेस्ट हो जाएगा। 3 बजे क्लास ओवर हो जाएगी। सर वो आवाज तो ठीक। हाँ अभी अभी उसने अब उन्होंने म्यूट कर दिया। हाँ 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 हाँ, चलो, लेफ्ट भी हो गई शायद वो अभी। जी सर लेफ्ट होगी। समझ रहे हैं ना, मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो अब आपको? जी सर आप बोलिए। ठीक। तो जब हम देखते हैं अलग अलग संसारों की सीमाओं में परस्पर उल्लंघन हुआ है। पहले बताया गया कि 2 घटना स्थल है, यहाँ पर कहानी में 2 घटना स्थल के बारे में, 2 जगह के बारे में अलग अलग संसार है। अब जब दोनों संसार परस्पर टकरा गया है तो कहानी में हम देखते हैं कि मेले में जब पहुंचते हैं सब कोई, साथी गाड़ीवान को हीरामन जैसा ही बताया है कि उसकी गाड़ी में कौन है पता है, कंपनी की औरत है। वैसे ही सब कोई आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचरज के साथ एक दूसरे के साथ देखकर सटकदम हो जाते हैं कि अरे कंपनी की औरत को बैठा कर लाया, वो भी 24 घंटे तक तू लगातार बैलगाड़ी में। तो हीरामन क्या करना चाहता था, देखते हैं कि कंपनी के नाम से कितना असर पड़ता है। इसके बाद तो पूरे दिन तक नौटंकी का माया लोग और कंपनी की औरत के जादू में फंसा, डूबता उतरता अकेला हीरामन ही नहीं, उसकी समूची मित्र मंडली, वह गाड़ीवान, सारे ही, एक नहीं 4 हीरामन, चाहे वह लालमोहर हो, धुनीराम हो, पलटदास हो और खुद हीरामन, 5वां लालमोहर का सेवक लहसनवा। तीनों चारों का अनुभव यही अवश्य सम्मान है कि उनमें से कोई भी अपने नौटंकी देखने की खबर को गांव घर तक नहीं पहुंचने देना चाहता। इसलिए सब मिलकर भी कसम खाते हैं, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात नहीं जानी चाहिए कि हमने नौटंकी देखी। नौटंकी देखना उस समय दुनिया में दुष्कर्म अतः वर्जित है। इसीलिए इस एक समानता के अलावा तीनों चारों के लिए नौटंकी देखने का अनुभव अलग अलग तरह से यहाँ पर दर्ज किया है हमारे। हीरामन को लगता है कि हीराबाई शुरू से ही एक टकटकी लगाकर देख रही है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे ही देख रही है, गा रही है, नाच रही है। और बैलगाड़ी की यात्रा में 24 घंटे के सानिध्य में विकसित एकाकिक संबंध भाव इस लग्न में ध्वनित होने लगता है। वो सोचता है कि मेरे साथ इसका कुछ लगाव हो गया है। लालमोहर को लगता है कि वो मेरी ओर देख रही है, लेकिन इसका कारण यह प्रतीत होता है, वो समझ गई है कि हीरामन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है। देखो सबकी अलग अलग थिंकिंग है। हीरामन सोचता है कि मैं बैठा कर लाया इसलिए जुड़ाव हो गया है। लालमोहर सोचता है कि ये सोच रही है कि हीरामन से भी ज्यादा सुंदर है, ज्यादा पावर वाला है। और इस लगने में हीरामन के साथ लव डॉट और ईर्ष्या की व्यंजना है। और इस तरह की जब फीलिंग होती है तो आपस में जेलोसी, ईर्ष्या, जलन भावना आपस में हीरामन और लालमोहर में होती है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण पलटदास का किस्सा समझना, उसकी प्रतिक्रिया क्या है कि लोकमानस में यथार्थ रूपांतरण और मिथक निर्माण की क्षमता बोलती है कि किस तरह से अनजाने को जाने पहचाने में बदलकर काबू में लाने की प्रक्रिया है। उसे लगता है कि किस्सा क्या होगा, रमेन की बात की, वही राम, वही सीता, वही लखन, वही रावण। हीराबाई का उसने सिया सुकुमारी में कायाकल्प कर लिया है और नौटंकी नायिका गुलबदन को यही पहचान दे दी है। धुनीराम को तेज बुखार आ गया है, शायद उत्तेजना और आवेश या फिर अकरणीय को बैठने में
अपराध के कारण जो धुनीराम था वो सोचा कि जिस समाज जिसको जहां जाने से वर्जित करता है, मना करता है, और वहां पर जाने के कारण वह क्या हुआ, वहां से उसको बुखार आने लगता है और अंततः लाल मोहर को नौकरी छोड़कर नौटंकी कंपनी में पानी भरने, कपड़े धोने की नौकरी पकड़ लेता है, गांव लौटने की उसकी कोई इच्छा नहीं। हीराबाई के लिए वो ऐसे करता है। और इसी बीच क्या होता है, हीरामन फोकस करने के बावजूद कमोबेश सामूहिक अनुभाव योजना विकसित होती है। गांव की वातावरण के बारे में बताया गया है। तत्कालीन प्रसंग में हीरामन के साथ हीराबाई की मुग्धता, कहानी में उनकी उपस्थिति हीरामन और हीराबाई के अलावा एक नया आयाम जोड़ती है, उसे दो समांतर संसारों में कहानी बनाती है, जिसे एक दूसरे के दायरे में काटकर एक दूसरे की चौहद्दी से प्रविष्ट होते हैं, एक दूसरे की टकराहट के बाद वापस अपनी अपनी पटरी पर लौट जाते हैं। एक हीरामन के सिवाय सब कोई को धोखा मिल चुका है, सब कोई चले गए इधर उधर, सिर्फ हीरामन नहीं गया है। हीरामन अभी भी किसके साथ लगाव है हीरामन का, वही नौटंकी वाली औरत हीरावती, जिस एक एक के संबंध के भाव से वो गुजरा है, उसकी वजह से यह उसके लिए तीसरी कसम खाने का वक्त है। जिस अकेलेपन के समय से वह गुजरा, अब तीसरी कसम खाने का वक्त हो गया है। कहानी इसी मनसा को हीरामन की प्रतिक्रिया के माध्यम से व्यक्त कराती है। देखो, सब कोई अपने अपने काम में लौट गए, पर ये नहीं लौटा। क्यों? जैसे हीरामन की जो इच्छाएं हैं, बैलगाड़ी की 24 घंटे की यात्रा, अकेले रहने का अनुभव, कोई वास्तविक संबंध नहीं। भाव यह है कि 24 घंटे की यात्रा के दौरान शायद उसी की वजह से गुजरा हुआ एक अनुभव है, जिसे हीरामन हीराबाई से के लिए अलग है। 24 घंटे रहा, इसीलिए शायद उसकी फीलिंग्स अलग हो गई और वो थोड़ी देर वाले सब चले गए अपने अपने जगह। संबंध यानी बंधन दो तरफा होता है। हीरामन की प्रेम कथा उसकी एक तरफा प्रेम भावना है। उस हीरामन की जो भावना है वो एक तरफा है। हीराबाई के बारे में हमें पता नहीं चल रहा है वो क्या सोच रही है। उसका अपना मानसिक वितान है, वो अपनी तरह से सोच रहा है, जिससे फैलाव में जो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने, हमारे लेखक ने, उसकी भावनाओं को जीवंत लोक रंग में सघन इंद्रिय संवेद्य जादू नगरी बसाते हैं। स्त्री के साथ संपर्क में आना अछूते 40 वर्ष के हीरामन के लिए 24 घंटे की यह यात्रा अद्भुत बन गई, जिसके दौरान उसे सिहरन कंपन होने लगता है। सब कुछ रहस्यमय है। किस तरह से वो रास्ते में कहानी किससे सुनाता हुआ जाता है, गीत गाते जाता है, बहुत सारी बातें करते हैं। हीराबाई भी उसी तरह से खुलेपन के साथ उसके साथ व्यवहार करती है। आत्मनिर्भरता की अभिव्यक्ति है हीराबाई। एक अपरिचित गाड़ी वाहन के साथ सहज आत्मीयता का प्रसार करने पर भी उसका आत्मविश्वास बोलता है। उसके जैसी कोई स्त्री हीरामन के लिए कभी नहीं देखी है। मेले में पहुंचकर मित्र मंडली से उसका परिचय भी एक आधी बार करा देती कि मैं इसकी गाड़ी में बैठकर आई, ये है हीरामन। तो भाई रे, हम लोगों के मुल्क में भी जनाना नहीं है कि लटपट बोली सुनकर चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, इस पर कंपनी की पश्चिम की औरत यानी वेस्टर्न, जो विभिन्न प्रकार की संस्कृति अपनाती हो, और उस पर वो नौटंकी वाली, वो भी फिर एक एक्टर्स। इस परिचय में अन्य गाड़ी वालों की जो हीराबाई से दूर रखने की, निकटता में साझेदारी का मौका न देने की उसकी मनसा शामिल हुई है। हीराबाई का व्यक्तित्व भी उद्घाटित होता है। कंपनी की औरत है, पर औरत की एक और छवि उसके मन में है
कि चंपानगर के मेले में पिछली बार उसने सर्कस कंपनी में एक बार क्या हुआ, बाघ की गाड़ी ढोई थी। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाघ गाड़ी के पास आती है, बाघ को चारा पानी दे देती है और प्यार भी करती थी खूब। उसी चंपानगर में इस बार यह नौटंकी कंपनी की यह जनानी सवारी मिली है, ये लेडीज सवारी मिली है। और कहानी में अनेक बार बाघ और कंपनी की औरत के एक दूसरे के सानिध्य में रखा गया है। घुनील कहता है इसी बारे में सब कोई, लेकिन जब यात्रा करते हैं घरेलू बिंब आरोपी करता हुआ इच्छा मूर्तियां करता, वो सोचता है कि यह नारी नौटंकी में न जाकर अगर यह मेरे गांव में रहेगी तो कितना अच्छा होगा। ये जो सृजना है, लेकिन हीराबाई गा की बोली में गीत सुनना चाहती है। वो गांव नहीं, वो गा से गांव नहीं, वह गीत सुनना चाहती है। इस तरह से जिसे पहले एक 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 संबंध भाव का अनुभव कहा गया है, वह यही है कि हीराबाई की तरफ से उसका प्रेम नहीं आया। हीराबाई की जो है संबंध की अर्थ छायाएं क्या है। हीरामन का संसार लगा और देखा से बना है, हीराबाई का संसार परखा से, यानी हीरामन की दुनिया सहज विश्वासी है, बहुत ही सहज विश्वास कर लिया उसने, इसीलिए तो वह कुछ भी सोच ले रहा है। लेकिन अपरिचित गाड़ी वाहन की यात्रा करते हुए एक अकेली औरत हीराबाई का काम परखे बिना नहीं चल सकता, लेकिन परख कर क्या वह प्रेम करने के लिए एक पात्र खोज रही है। तो हीरामन की रची हुई हीराबाई रहस्य मूर्ति धीरे धीरे अपने वास्तविक अस्तित्व में परिणत होती है। सड़कों से गुजरती हुई बैलगाड़ी का एकांत, स्वतः पूर्ण संपूर्ण संसार की कथा कहानी, वो सारी बातें होती है दोनों के बीच। दोनों गीत गाते हैं और मेले पहुंचने का मतलब बाहर की दुनिया, खरीद फरोख्त की दुनिया से संपर्क, इस सारे संसार का आवास छिन्न भिन्न हो जाना, हीराबाई को आप वापस उसकी दुनिया में ले जाना, यानी फिर से कंपनी में ले जाया गया। तो उसका जो उसने जो कल्पना की थी, जो गांव की औरत के बारे में वो देख रहा, तो वो कहां से पूरी हुई, नहीं हो सकी। तो हीराबाई का स्नेह सौदार सौहार्द जो था, सौजन्य में बदल जाना, भाड़ा और दक्षिणा के अलावा कल सुबह रीता कंपनी में आकर भेंट करना और नौटंकी देखने का बास बनवा देना। हीराबाई क्या करती है, उसे किराया भी देती है गाड़ी का और बोलती है कि कल सुबह तू रीता कंपनी में आना, ले तुझे मैं एक पास बनवा देती हूँ, तू उसकी वह दिखाकर आ जाना। हीरामन के लिए अपने रचे आसमान से धरती पर धकेल दिए जाना एक दुखद कारण है। बुलाती तो वहां पर है, पर उसकी वहां पर क्या होता है। हीराबाई को अपनी मूल कथा भूमिका वापस लौटा तो ले आते हैं रेणु जी। रेणु फिर से उसको नौटंकी में, हीराबाई तो घुस गई है, कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है, पर हीरामन का क्या। इस कथा भूमि के आग्रह में हीरामन और हीराबाई के संपर्क सूत्र अभी कायम रहना है, इसीलिए अभिमान मिटाया गया है। हीरामन और कंपनी की औरत गाड़ी वालों की जगह में पहुंचकर, बासे में पहुंचकर हीरामन भी अनेक में एक हो गया, फिर भी विशिष्ट, क्योंकि हीराबाई के बक्से में अकेले उसी की थैली बंद है और उसी को गुरुत्व और महत्व दिया गया। और नौटंकी का पास भी हमारे हीरामन के पास था, तो इसीलिए वह जाता तो अंदर है और पास मिला है, नौटंकी प्रवेश पास मिले हैं। और हीराबाई के सम्मान की रक्षा में वह क्या करता है,
मारपीट के बाद वह हीराबाई का खास आदमी भी बन जाता है और कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले सब उसको पहचानने लग जाते हैं। हीरामन ने अब खुद भी उसके रक्षक की भूमिका में रखा तो है, लेकिन इस दुनिया में वो काम आसान नहीं है कि हीराबाई का प्रेमी बने वह। लड़ाई झगड़े मारपीट के सिवाय और कोई चारा नहीं है, क्योंकि नौटंकी वाली औरत है वह। और इस दुनिया में हीराबाई का नाम, रंडी, पुतरिया ऐसे है इस दुनिया के मन में जीवन के कोमलतम पावनतम मूल्य देखे पहचाने नहीं जाते, उसकी दूसरी भावनाओं को देखा नहीं जाता है, कीमत हिसाब से तोले जाते हैं। स्त्री इस दुनिया में सबसे पहला पन्य है। बैलगाड़ी की दुनिया में रहते हुए हीरामन उसको कभी विदागी तो कभी सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी बताया करता था, सबकी नजरों से बचाता निकल जाता था। यहाँ मेले में उसके नाम की डुग्गी पीट रही है, सब कोई कहते हैं हीराबाई, और उसकी गीत संगीत नृत्य खुले आम बिकाऊ है। दर्शकगण उस देवकुल की औरत, उस भगवती मैया, उस परी, उस चंपे की फूल, उसको सब कोई कुछ भी बन जाए, पर उसे सब कोई पतुरिया ही कहते हैं। लोक दृष्टि में अगर वह गांव घर की जमाना नहीं है तो देवी है या पतुरिया, दोनों के बीच में कोई विकल्प नहीं। लेकिन हीराबाई इन तीनों में से कोई नहीं है। वो एक क्या है? आर्टिस्ट, कलाकार है वो एक। बक्सा ढोने वाले आदमी के आ पहुंचने के बाद, आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिए जाने की अनुमति के बाद, धरती पर पांव टिका चुकने के बाद, कंपनी की औरत कंपनी में गई और आभास हो चुकने के बाद हीराबाई और हीरामन के संबंध की रंग छाया में एक अर्थांतर आभासित हुआ। नौटंकी का नशा भी अभी कायम नहीं हुआ और हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके मन के कोने में बजते रहता है। और जब हम देखते हैं कि यह तीसरी कसम विश्वास के संकल्प की अभिव्यक्ति है, तीसरी कसम के बारे में पूर्वाभास में ही पहले से ही पता चल जाता है कि हीरामन ने हीराबाई से कहा था कि एकदम रुपया पैसा रखिएगा रखिएगा। इसके पहले तो जो उसने 2 कस्में खाई थी, जीवन पद्धति के लिए एक मूल्य था, निश्चित करती थी कि ठीक कसम खाई थी उसने। पहली जो 2 कस्में खाई थी, एक तो कसम खाई थी उसने कि मैं चोरी का माल नहीं ढोऊंगा, दूसरी कसम खाई थी कि बांस की लादी नहीं लदूंगा। इस बार फिर उसकी गाड़ी पर उसके अनजाने बिन मांगे आ पहुंचे लदनी है और एक गहरी खलिश के साथ और एक नैतिक निर्णय का कारण बन रही है। तीसरी कसम, हीरामन कंपनी की औरत की लदनी का इनकार कर रहा है, जिस औरत के लिए वह इतना छला जा रहा है। इस तरह से संप्रेषण हुआ उसका, उसके मनोभाव में बदलाव आया। प्रेम की कहानी है यह, हीराबाई का है और यह कसम हीरामन की है। और उसने तीसरी कसम खाई कि मैं कभी भी कंपनी की औरत को और नहीं ढोऊंगा। उसकी अपनी भाषा व्यवसायिक संसार के औचित्य की सीमाएं में संचालित होने से जीवन को हरदम रुपया पैसा से मूल्यांकन से तोलने से इनकार किया है। नैतिक मूल्य होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए मन। यह उसका नैतिक निर्णय है। अन्यथा हीराबाई ने तो उससे पूछा था कि दूसरे बनेली मेले में आओगे ना आप, लेकिन हीरामन ने तीसरी कसम इस बार फिर दुनियादारी के अछूते निश्चल यायावार जीवन को अपनाने का निर्णय था। मैं इस बार जो है फिर से वैसे ही रहूंगा जैसा पहले था। यह पिछली दोनों कस्मों में अभिव्यक्त व्यक्ति का तीसरा विस्तार है। इस बार निर्णय में पीड़ा और खालीपन है, लेकिन अपनी पीड़ा को गीत बनाना उसे आता है। कहानी के अंत में वह गुनगुनाता है कि अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, और मारे गए गुलफाम नाम से भी रेणु ने यही कहानी लिखी है। तो नई कहानी आंदोलन में जब हम देखते हैं, स्वाधीनता के उपरांत जब 1950 से 1965 की जो ये 1.5 दशक 15 साल की जो कहानी लिखी गई, नई नई कहानियां, इसमें हम देखते हैं कहानियों में क्या है नया चीज। वस्तु विधान, पहले प्रेमचंद की कहानी में पढ़ते थे क्या था? कृषि था, खेत था, खलियान था, कृषक था, शोषण था, अत्याचार था, सामंतवादी प्रथा थी। पर यहां पर
दृष्टि विधान, संवेदना, प्रतिबद्धता का विविधता है, बाहुल्य है। महानगरीय जीवन की कहानी की विषय वस्तु लेकर चलती है, तो दूसरी ग्राम संवेदना की विषय वस्तु। महानगर में वहां थिएटर बनाए जा रहे हैं और गांव में अगर कोई थिएटर देखने जाता है तो उसको समाज से वर्जित किया गया। कृषि प्रधान देश की प्राथमिकताएं एक झटके में बदल जाती है स्वाधीनता के बाद। अर्थव्यवस्था का मौलिकीकरण, इसीलिए वो क्या करी, एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह गई, कंपटीशन का मार्केट चल गया ना, इसीलिए गई वो। और इस तेज रफ्तार जीवन में संबंधों का ह्रास होने लगा। अकेलापन, परिवार और बिरादरी के दबाव से बाहर निकल निरंकुश जीवन था। हाँ, हीरामन का प्रेम एकल प्रेम है, क्योंकि उसने हीराबाई के मनोभावों को देखा और बाद में उसे सजा मिली। इसीलिए तो उसने फिर तीसरी कसम खाई कि मैं और आगे से कभी भी जो है नौटंकी या कंपनी की औरत को मैं नहीं ला दूंगा। इसी तरह अगर उसे पहले ही पता चल जाता, जैसे और 3 युवकों को पता चला था जो थिएटर में नौटंकी देखने गए थे, वो लोगों ने फिर अपना अपना रास्ता पकड़ लिया, पर ये नहीं छोड़ सक रहा था उसे। तो यहां पर तीसरी कसम उनके इसी विश्वास और संकल्प की अभिव्यक्ति है कि हम प्राय केवल प्रेम कहानी मानकर ही इसे रफा दफा कर दे, ये नहीं। सिर्फ प्रेम कहानी मानोगे और कई बार इसी कसौटी पर अपर्याप्त और न्यूनतम विवेचन भी किया जाता है। कहानी में समसामयिक जीवन में विकट रूप से व्यक्त होने के कारण कहानी की रचना के आज 50 साल हो गए हैं, 50 साल से भी अधिक हो गए, क्योंकि यह जीवन के व्यवसायीकरण का यथार्थ है, जहां व्यक्ति स्वयं को, अपनी कलाओं को पण्य बनाने का इच्छुक होकर भावनाओं को निर्मूल्य देकर कहता है कि सार्थकता संभावनाओं को खो देती है। कंपनी और कंपनी के औरत के माध्यम से अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर अभिव्यक्त यथार्थ आज के कॉरपोरेट व्यवसाय भूमंडलीकरण संसार में सैकड़ों गुना विकट और घातक हो चुका है। खिलाड़ियों के दावों और चालों के बीच उन निरीह निश्चल लोगों की कीमत चुकानी पड़ती है, जिनका इस खेल से दरअसल कोई लेना देना नहीं रहता है। कंपनी की औरत हीराबाई और गांव डगर के निश्चल हीरामन के माध्यम से कहानी इस यथार्थ और अनेक परतीय अर्थवत्ता से समृद्ध करके प्रस्तुत करती है। देखो, हीरामन ने पैसे के लिए नहीं किया, पर हीराबाई पैसे के लिए किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। हीरामन को पैसा मिलता था, बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता था अगर वो चोरी का माल ढोता, बांस की लादी लादता, वो तो कुछ खराब काम नहीं था, पर नहीं, उसके अंदर नैतिकता थी। पर हीराबाई एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी अपनाती है। नई कहानी की यही संवेदना है। दो लोक कथाएं, यानी जो लोक जीवन पर आधारित होती है, जैसे हम कई तरह की लोक कथाएं पढ़ते हैं। लोक कथाओं के माध्यम से हमारे जो आज तुम लोकवाणी कहती हो या लोकोक्तियां कहती हो, उसी के माध्यम से ही लोक कथा बनी। जैसे कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली की कथा आती है, या फिर करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। कहानी में जब हम देखते हैं, लोक कथा लोगों को लेकर बनाई हुई रहती है और वह कहीं ना कहीं आज सत्य साबित होती है। लोक कथा बताने के बारे में अभी समय नहीं है। लोक कथा कहने से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि लोगों के द्वारा बनाई गई जो आम प्रचलित कथाएं हैं, जो लोकोक्तियों का रूप धारण कर चुकी है, और विभिन्न प्रकार की लोक कथाएं समाज में प्रचलित है। नल दमयंती कथा, जो इतिहास की पहला कथानक बताया गया, और भी विभिन्न प्रकार की कथाएं हैं।
तो अगली क्लास में आपको मैं फिर दूसरी कहानियां, क्योंकि आपकी जितनी क्लासेस दी गई है, महुआ और घटवारू की कथा जो है यहाँ पर इस तीसरी कसम कहानी के प्रसंग में आया हुआ है। तो ठीक है, महुआ और घटवारू की लोक कथा के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं, लाइन पे रहिए, मैं बता दे रहा हूं। और किसी को कुछ पूछना है? आज तो बहुत ही कम कोर्स जा चुका है, गया, ज्यादा कवर नहीं हो गया, 5-10 मिनट हमारा ऐसे ही टाइम वेस्ट हो गया क्लास के बीच में। समझ में आया या नहीं आया जो कुछ पढ़ाया? आया है सर। फिर भी जो भी नहीं समझ में आएगा मैं फिर आपको दोबारा बताऊंगा। हाँ सर, कहानी की जो नई कहानी और ग्राम संवेदना का स्पष्ट करती ये से क्वेश्चन आएगा, तो हम कहानी इसमें हाँ। कुछ ऐड करेंगे या अलग टाइप के पूरा नई कहानी और ग्राम संवेदना ही खाली ऐड करेंगे? कहानी इसमें कुछ देंगे कि नहीं? जैसे देखियो, किस टाइप नई का देंगे? कहानी में सिर्फ जो आपने पढ़ा है कहानी, जिस भी तुम कहानी में जानते हो, आंचलिक ग्राम संवेदना यानी आंचलिकता, गांव की जो संवेदना है, गांव की जो थिंकिंग है, उसके बारे में आपको बताना है। चाहे तुम कोई भी आंचलिक कहानी ले सकती हो, रेणु की कहानी ही जरूरी नहीं है, उसमें नागार्जुन की भी ले सकते हो। पर जब हम देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, पहले देखना तीसरी कसम के माध्यम से रेणु ने किस तरह से ग्राम संवेदना को उकेरा है। अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें सिर्फ तुमको तीसरी कसम के बारे में ही बताना है, वहां के गांव के माहौल के बारे में, ये सारी बातें बताना। ओके, धन्यवाद सर। क्वेश्चन को ध्यान में देखकर आपको वह समझना है। महुआ घटवारिन की जो कथा है, महुआ घटवारिन की कथा मारे हुए गुलफाम की एक अंतर कथा है। और महुआ घटवारिन पर अगर हम चर्चा करते हैं तो ऐसी ही अंतर कथा हो सकती है। महुआ घटवारिन की कोई लोक कथा हो ही नहीं, तो इस पर हम देखते हैं कि महुआ घटवारिन को पूरी की पूरी कथा होगी। वह जब मारे गए गुलफाम की एक पार्ट है, मारे गए गुलफाम का एक पार्ट है महुआ घटवारिन की कथा। और रेणु जी ने उनकी कहानी में उसको अधूरा छोड़ दिया है। यहाँ पर तीसरी कसम में मारे हुए गुलफाम को अधूरा छोड़ दिया है, उसके बाद ही पूरी कथा को कल्पित किया जा सकता है, तुम इमेजिन करोगे तो। मारे हुए गुलफाम की एक महुआ घटवारिन की कथा है, छोटी सी कथा। अगली क्लास में मैं आपको महुआ घटवारिन की कथा में खोज कर आपको बता दूंगा, मारे हुए गुलफाम से। उसको यहाँ पर बस सिर्फ एक जगह कोट किया है रेणु जी ने, मारे हुए गुलफाम में महुआ घटवारिन की कथा। ठीक है मनीष जी? यानी महुआ घटवारिन की जो कथा है उसमें महुआ जो नदी किनारे की घटवारिन है, महुआ एक घटवारिन, नदी किनारे के जो घटवार होते हैं ना, घटवार यानी घट चलाने वाले घटवारिन है, वह अपनी सौतेली माँ के द्वारा दी हुई यातनाएं भोगती है। महुआ घटवारिन, महुआ नदी के किनारे रहने वाली घटवारिन है, वो अपने सौतेली माँ के द्वारा यातनाएं भोगती है और जवान होती है। और जब वह जवान हो जाती है तो उसकी माँ उसे क्या करती है पता है? एक सौदागर के हाथों बेच देती है। और वो सौदागर उसे नाव में बैठाकर ले जा रहा है और महुआ उससे कूदकर नदी में तैरती हुई सौदागर के चंगुल से भागने का प्रयास करती है, जिसमें उसे कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वह एक कौन है? घटवारिन है। और तथा वह घाट के पत्थरों और नदी की लहरों पर ही जो है
पलकर बड़ी हुई, महुआ के पीछे ही सौदागर का वह सेवक भी कूद पड़ता है, बीच में महुआ से प्रेम करने लग गया है, दोनों तैरने जा रहे हैं और हीरामन वही कहानी को समाप्त कर देता है बोलकर जो बताया गया। इस तरह की जो कहानी थी, यही महुआ और घटवारिन की कथा, जो आगे किस तरह से महुआ उसको सौतेली माँ के साथ किस तरह से सौतेली माँ का जो व्यवहार है घटवारिन के प्रति, या उसकी जो अपनी एक अलग दुनिया बन जाती है, वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर है, वही उससे रिलेटेड ही यह कथा है महुआ घटवारिन। समझ रहे हैं मनीष जी? और डिटेल सभी यहाँ पर हम लोक कथाओं के बारे में उतनी फिर अलग से क्लास होगी लोक कथाओं के बारे में, तो हम चर्चा करेंगे कहानियों के ऊपर। अभी तो हमारे कोर्स की और बहुत सारी कहानियां बाकी है, उसको फिर हम कल की क्लास में फिर से पढ़ेंगे। सर ये कथा तो इसके तीसरी कसम में कथा के बीच में दी है ना? हाँ, तीसरी कसम के बीच में ही यही कथा दी है। हाँ, 15 नंबर पेज पे है सर। हाँ 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 हाँ, तीसरी कसम की जो स्टोरी है, कथानक तो हमने पढ़ा नहीं आज, हमने सिर्फ चर्चा की है। कथा पढ़कर भी क्या फायदा, तुम लोग खुद पढ़ लेना। आपको अगर उसको कुछ डाउट हो, जैसे महुआ घटवारिन की एक लोक कथा है, लोक कथा जो है वो सामान्य लोक जीवन से बनाई जाती है, या फिर कहानी में कई बार इंटरेस्टिंग लाने के लिए, कहानी में एक अलग मोड़ लाने के लिए कहानीकार लोग इस तरह के लोकोक्तियां, मुहावरे या छोटी कहानियां को जोड़ा करते हैं, कहानी में रोचकता लाने के लिए किया जाता है। जिस तरह से हम आज्ञा की कहानी मनोवैज्ञानिक होते हुए भी उसमें रोचकता लाने के लिए वो लोग उसमें कुछ ना कुछ स्टोरी जोड़ते हैं। खितिन बाबू कहानी है, खितिन बाबू कहानी में उन्होंने किस तरह से एक लोक कथा जोड़ दी कि किस तरह से राजा के नौकर को नौकरी मिलती है, ये सारी कथाएं उसमें लोक कथा के अंतर्गत आती है। और कुछ डाउट है आप लोगों को? या फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करें? सर कल आप क्या कराएंगे बता दीजिए, तो थोड़ा हम लोग भी करके रखेंगे। कल जो है मैं आपको डिप्टी कलेक्टरी और मलबे का मालिक, दो कहानी की कल चर्चा करेंगे। और भी जो हो सकेगा तुम लोग, आप लोग बताइए कि कौन सी मैं चर्चा करूं। मैं मेरे हिसाब से ये दो कहानी के बारे में फिर कल चर्चा करूंगा, 2 या 3 कहानी कल चर्चा करूंगा। आज तो मेरी पहली क्लास थी, तो ऑनलाइन में मुझे पता भी नहीं चला कि कितना जाएगा कितना नहीं बोलकर मैंने आज यह एक ही कहानी की चर्चा कर सका, नहीं तो मैं आज 4 कहानी की चर्चा करूंगा बोलकर सोच रहा था। और 1 घंटे का ही टाइम दिया गया है, और बाकी दिन तो 3 घंटे की क्लास होती है, 2-2.5 घंटे की होती है, तो मैं आराम से 4 कहानी आराम से पढ़ा लेते। तो कल ये एटलीस्ट ये कहानियां तो पढ़ के रखेंगे ना, सो दैट जल्दी समझ हाँ हाँ, में मलबे का मालिक आप पढ़ो बहुत अच्छे से, और डिप्टी कलेक्टरी पढ़ो, 2 कहानी आप पढ़कर रखो। फिर उसके बाद जो भी उसमें डाउट होगा आप निकाल कर रखिएगा। आज पहली क्लास थी। ये जो बदबू कहानी है वो भी इसी टाइप की है? हाँ, बदबू भी हमारे शेखर जोशी की है। हाँ हाँ, तो बदबू की, तो बदबू भी इसी में ही है, बदबू भी चर्चा कर लेंगे कल, ठीक है ना? क्योंकि हाँ, एक जैसी जितनी भी कहानियां होंगी ना सर, तो एक साथ ही हो जाएंगी फिर। हाँ हाँ हाँ, नहीं यही डिप्टी कलेक्टर इसी में ही है, बदबू भी इसी में ही है। बदबू और डिप्टी कलेक्टर, इसको तीनों को खत्म कर देंगे कल। तो बदबू, डिप्टी कलेक्टरी और राजा निर्बंसिया, जी सर, इसको खत्म होना, ठीक है जी ठीक है। फिर अभी रखता हूँ मैं फिर। जी सर, थैंक यू जी सर। सर, थोड़ा जो भी कहानी करेंगे उसका शिल्प और वस्तु और संवेदना, ऐसे पॉइंट्स में थोड़ा बुला लेंगे तो हमको कहानी में थोड़ा डिटेल्स लिखने में अच्छा काम आ जाएगा। तो शिल्प, कहानी वस्तु का, और ठीक है, कहानी का शिल्प, संवेदना, संवेदना। हाँ, संवेदना, शिल्प और संवेदना ही मुख्य रहता है, क्योंकि शिल्प जो होता है वो हर कहानी का शिल्प और संवेदना मिल जाएगा तो हमको कहानी लिखने में और माने आसानी हो जाएगी। एग्जाम में भी हम आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। हाँ हाँ, क्योंकि जो कहानी में मूल तत्व होता है, लेखक की जो मेंटेलिटी है, वो लेखक उसके माध्यम से तुमको क्या बताना चाहता है और वो किस तरह से लिखी गई है, यह देखना है हमको। लेखक का मैसेज क्या जाता है समाज,
और ये जैसे आज हम एक कहानी पढ़े तो इसमें सिर्फ ग्राम्य जीवन के बारे में बताया गया है, ग्रामीण ग्रामीण आंचलिकता और रेणु आंचलिकता के ही कथाकार हैं। और आंचलिक संवेदना और नई कहानी में जो विषय वस्तु चेंजेस हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उसको इन्होंने दिखाया है। औद्योगिकीकरण, भूमंडलीकरण और गांव का परिवेश, नगरीय परिवेश, ये परिवर्तन हुआ है आज ये कहानी में हमने देखा। सर हाँ बोलिए सुश्री। सर, एक सुझाव है हमारा। हाँ 2 से 3 आपका क्लास रहेगा, फिर हाँ जी 3 से 4 कोई भी क्लास नहीं, फिर 4 से हाँ 5 MSD 5 पढ़ाया जाता है। तो ओहो। क्या आप 2 घंटे नहीं ले सकते? मैं 2 घंटे ले सकता हूँ, पर किसी किसी दिन मेरा क्या है कि 2 से 3 क्लास है और 4 से 5 एक क्लास है। तो 5 से 4 सर से आप 5 जिस जो दिन भी क्लास हुई चाहें मेरी 2 वो घंटे लेने के लिए आप ले सकते हैं। हाँ मैं जरूर 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 मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की एक्स्ट्रा मैं आपको पहले दिन बता दूंगा, क्योंकि मैं देखूंगा शेड्यूल मेरा उस दिन अगले, क्योंकि आज फिर मेरी 4 बजे क्लास है। तो 4 बजे वाली क्लास में मुझे 10 मिनट पहले ही फिर से जो है ज्वाइन होना पड़ता है, कौन कौन बच्चे ज्वाइन होंगे या नहीं होंगे। फिर उसके लिए मैं अगर कंटिन्यू तुम्हारी क्लास अभी बढ़ा दूं तो देखो मैं 2 बजे से बैठा हूँ, फिर 5:30 बज जाएंगे उठते उठते मुझे। नहीं सर, मेरी ही आप 2 जब भी क्लास है। कंफर्टेबल होंगे 2 घंटे लेने के हाँ लिए तो जब भी मैं फ्री होऊंगा जरूर, कोई बात नहीं। और आप लोगों को मेरा अगर कुछ पढ़ाना समझ में भी नहीं आए तो आप लोग खुलकर बोल सकते हो, मैं फिर उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और आप लोग फिर जो भी समझ में नहीं आ रहा आपको मुझे बताएंगे तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा, और क्या तुमको चाहिए वो बोल दीजिएगा तो भी मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। जी सर। जैसे आज लोक कथा के बारे में आज मनीष ने पूछा, तो शायद मैं पूरी तरह से उसके बारे में जानता नहीं था, तो फिर मैंने थोड़ा देखा तो वही मुझे थोड़ा मिला, तो उसने मनीष को मैंने बताया। और फिर हो सकेगा तो उसके बारे में और डिटेल्स भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जी सर। फिर रखता हूं मैं। जी सर। धन्यवाद सर। नमस्ते सर। ठीक 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 है, धन्यवाद। थैंक यू सर।